द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से उतर रहे हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। स्टोर निरीक्षण प्रक्रियाएं। हमारे सामने स्रोत है खरीद मैनुअल का अध्याय 21 और हमारा मिशन है इस यूं कहिए जटिल व्यवस्था को समझना। ये कैसे सुनिश्चित करती है कि सरकारी खरीद या बड़ी कंपनियों की खरीद में जो सामान मंगाया गया है वो मानकों पर खरा उतरे। तो ये सब क्यों जरूरी है? पहली नजर में ये शायद सिर्फ फाइलों का ढेर लगे है ना, लेकिन असल में ये गुणवत्ता, पैसे की सही कीमत और कामकाज की चुस्ती दुरुस्ती की गारंटी देने का एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल सही कहा। ये सुनिश्चित करता है कि टैक्स पेयर का पैसा या कंपनी का जो निवेश है वो बर्बाद ना हो। हाँ। और इस पूरी प्रक्रिया की नींव है अनुबंध, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा। जो टेंडर दस्तावेज होता है और उसके आधार पर बनने वाला अनुबंध, उसी में साफ साफ लिखा होता है कि जांच कौन करेगा, मतलब इंस्पेक्शन अथॉरिटी कौन है, क्या क्या जांचा जाएगा, इंस्पेक्शंस एंड टेस्ट्स क्या होंगे और कैसे जांचा जाएगा। आमतौर पर ये काम CIL या उसकी सहायक कंपनियों की जो तकनीकी टीम है वो करती है, या फिर किसी बाहरी विशेषज्ञ एजेंसी को, मतलब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी को सौंपा जाता है। अनुबंध में हर बात का साफ होना, देखिए, वो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक बार की खाना पूरी नहीं है ना। मुझे स्रोत पढ़कर लगा कि ये एक कई चरणों वाली प्रक्रिया है। अलग अलग पड़ावों और तरीकों का जिक्र है इसमें। एकदम सही। निरीक्षण कई परतों में होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सामान आया और एक नजर डाल ली। प्रक्रिया काफी विस्तृत है और इसके कई चरण हैं, और ये निर्भर करते हैं कि सामान किस तरह का है, कितना महंगा है, कहाँ से आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो चलिए इन परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन की। इसे स्टेज इंस्पेक्शन भी कहा गया है। स्रोत ये कहता है कि ये खास तौर पर जटिल या महंगी चीजों के लिए जरूरी है। ऐसा क्यों है? हाँ, देखिए, प्री डिस्पैच या स्टेज इंस्पेक्शन का मतलब है कि सामान सप्लायर के यहाँ से निकलने से पहले ही उसकी जांच कर ली जाए। सप्लायर के यहाँ? हाँ, सप्लायर के यहाँ। कभी-कभी तो यह निर्माण के दौरान ही शुरू हो जाती है। अब ये जरूरी क्यों है? सोचिए, अगर कोई बहुत बड़ी जटिल मशीन बन रही है या कोई ऐसी चीज जिसके लिए DGMS यानी खान सुरक्षा महानिदेशालय या BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो जैसे किसी तीसरे पक्ष का सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर जहां एडवांस पेमेंट किया गया हो। ऐसे मामलों में आप इंतजार नहीं कर सकते कि सामान पहले आपके पास आए और फिर पता चले कि उसमें कोई गड़बड़ी है। सही बात है। इसलिए पहले ही जांच लेना बेहतर है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका खर्च खरीदार उठाता है। अच्छा, खरीदार के खर्चे पर? हाँ, लेकिन ये उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। और एक और मजे की बात, हाँ, स्रोत कहता है कि इस प्री डिस्पैच जांच के बाद भी जब सामान असल में पहुंचता है तब उसका फिर से निरीक्षण होता है। अरे, मतलब दोहरी जांच हो गई ये तो। हाँ, आप इसे एक तरह की सुरक्षा परत कह सकती हैं। प्री डिस्पैच निरीक्षण अपनी जगह है, लेकिन इंस्पेक्शन आफ्टर रिसीट यानी सामान प्राप्ति के बाद निरीक्षण, ये CIL और सहायक कंपनियों में एक मानक प्रक्रिया है। अच्छा। इसे कंसाइनी यानी माल पाने वाले के यहाँ या अंतिम उपयोगकर्ता की साइट पर किया जाता है। और अगर कोई मशीनरी या उपकरण है तो इंस्पेक्शन आफ्टर इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग भी होता है। यानी लगने और चालू होने के बाद? बिल्कुल, मशीन लगने और चालू होने के बाद जांचना कि वो वैसा ही काम कर रही है या नहीं जैसा बताया गया था। ये स्पेसिफिकेशन और जमीनी हकीकत के बीच यूं कहिए पुल का काम करता है। ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि पास या फेल का फैसला कैसे होता है? नियम क्या एकदम पत्थर की लकीर है या कुछ गुंजाइश होती है? मतलब स्वीकृति के मानदंड क्या है? देखिए, अनुबंध के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वही स्वीकृति के मानदंड तय करते हैं। सिद्धांत तो यही है कि सामान को उन पर खरा उतरना ही चाहिए। लेकिन हाँ, जमीनी हकीकत थोड़ी अलग हो सकती है कभी कभी। स्रोत कहता है कि अगर सामान पूरी तरह से मानदंडों पर खरा नहीं उतरता, लेकिन उसमें जो कमियां हैं वे बहुत मामूली हैं और उनके कारण तर्कसंगत हैं, मतलब माइनर वेल रीजन्ड डिविएशंस, तो उन्हें स्वीकार किया जा सकता है। अच्छा, तो थोड़ी ढील संभव है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ भी चल जाएगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी किसी भी छूट को लिखित में दर्ज करना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ऐसी कोई छूट दी जा रही है तो उसके लागत पर पड़ने वाले असर, मतलब कॉस्ट इम्प्लीकेशंस पर जरूर विचार किया जाएगा। यानी कीमत कम हो सकती है? हाँ, हो सकता है कीमत में कुछ कमी की जाए। तो सवाल उठता है कि कितनी छूट मामूली मानी जाएगी। मैनुअल ये इशारा करता है कि यहां बहुत सावधानी से फैसला लेने की जरूरत होती है। कोशिश यही है कि व्यक्ति परखता से बचा जाए और निष्पक्षता बनी रहे।
चलिए, अब ये जो प्री डिस्पैच प्रक्रिया है, इस पर थोड़ा और गौर करते हैं। व्यवहारिक तौर पर ये कैसे काम करती है? क्या कदम शामिल है इसमें? यहां भी देखिए, अनुबंध ही सबसे ऊपर है। सप्लायर को बाकायदा लिखित सूचना देनी होती है कि माल निरीक्षण के लिए तैयार है। अच्छा। जब तक माल का निरीक्षण होकर उसे मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक उसे भेजा नहीं जा सकता। अगर निरीक्षण और परीक्षण संतोषजनक पाए जाते हैं, तो जो पास हुआ माल है उस पर मोहर लगाई जाती है, या लेबल लगाया जाता है, या कोई निशान बनाया जाता है, या सील किया जाता है। पहचान के लिए? हाँ, ताकि बाद में उसकी पहचान हो सके और पुष्टि की जा सके कि ये वही माल है जो पास हुआ था। और फिर एक इंस्पेक्शन नोट जारी होता है ना, ये दस्तावेज कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से माल के पास होने का आधिकारिक प्रमाण पत्र है। इसका एक तय प्रारूप भी है, एनेक्शर 28। इसमें एक हिस्सा माल पाने वाले यानी कंसाइनी के लिए होता है, जिसे रिसीट प्रमाण पत्र या रिसीट सर्टिफिकेट कहते हैं। जब कंसाइनी को माल मिलता है तो वो इस हिस्से को भरता है। ये पुष्टि करता है कि जो माल मिला है उसकी मात्रा और निशान वगैरह स्वीकृत माल से मेल खाते हैं, और फिर उसे स्टॉक में दर्ज कर लेता है, जो कि माल की स्वीकृति मानी जाती है। अच्छा। इस इंस्पेक्शन नोट की एक वैधता अवधि मतलब वैलिडिटी पीरियड भी होती है, आमतौर पर 30 दिन, जिसके अंदर सप्लायर को माल भेजना होता है। और हाँ, इस पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम जरूरी हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प स्थिति आती है जिसका जिक्र स्रोत में है। मान लीजिए सप्लायर डिलीवरी की डेडलाइन के बिल्कुल आखिर में माल पेश करता है निरीक्षण के लिए। इसमें तो पेच फंस सकता है। हाँ, ये एक व्यवहारिक समस्या है। बिल्कुल, लक्ष्य तो यही होता है कि निरीक्षण अनुबंध की अवधि खत्म होने से पहले पूरा हो जाए और इंस्पेक्शन नोट भी जारी हो जाए। लेकिन अगर देर हो जाए तो? अगर माल डिलीवरी अवधि के आखिरी दिनों में या बिल्कुल आखिरी तारीख को ही पेश किया जाता है, तो निरीक्षण अधिकारी की कोशिश होती है कि अनुबंध खत्म होने से पहले कम से कम निरीक्षण शुरू तो कर दे। और अगर निरीक्षण अवधि खत्म होने के बाद ही हो पाए, तब क्या होता है? क्या अनुबंध अपने आप बढ़ जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा लगता है कि निरीक्षण अवधि खत्म होने से पहले पूरा नहीं हो पाएगा, खासकर अगर सप्लायर ने माल देर से पेश किया है, तो निरीक्षण अधिकारी सप्लायर को लिखित में सूचित करेगा कि भाई माल का निरीक्षण तो किया जाएगा, लेकिन ये डिलीवरी अवधि खत्म होने के बाद होगा। और इस निरीक्षण का मतलब ये कतई नहीं है कि अनुबंध को जीवित मान लिया गया है या माल स्वीकार ही कर लिया जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में खरीदार के हितों की रक्षा कैसे होती है? स्रोत में एक फ्रैंकिंग क्लॉज का जिक्र है, ये क्या बला है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है, फ्रैंकिंग क्लॉज। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है खरीदार के लिए। अगर निरीक्षण अनुबंध की अवधि खत्म होने के बाद करना जरूरी हो जाता है, तो अवधि खत्म होने से पहले ही एक नोटिस जारी किया जाता है। अच्छा। इस नोटिस में कहा जाता है कि अनुबंध को सिर्फ और सिर्फ इस निरीक्षण के उद्देश्य के लिए जीवित रखा जा रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ? मतलब व्यावहारिक रूप से? इसका मतलब है कि अगर बाद में निरीक्षण नोट जारी होता है, चाहे माल पास हो या फेल, तो उस पर एक खास वाक्य लिखा जाता है। यही फ्रैंकिंग क्लॉज है। अच्छा। अगर माल पास होता है तो लिखा जाता है कि माल का निरीक्षण डिलीवरी अवधि समाप्त होने के बाद किया गया है। माल खरीदार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अनुबंध के नियमों और शर्तों के तहत पारित किया जा रहा है। अच्छा, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। हाँ, और अगर फेल होता है तो लिखा जाता है कि माल खरीदार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अनुबंध के नियमों और शर्तों के तहत अस्वीकार किया जा रहा है। मूलतः ये क्लॉज कहता है कि देरी के बावजूद निरीक्षण करने से खरीदार के जो मूल अनुबंध के तहत अधिकार हैं, जैसे देरी के लिए जुर्माना लगाना, वे खत्म नहीं होते। समझ गई। तो ये सिस्टम की सख्ती और व्यवहारिक दिक्कतों के बीच एक तरह का संतुलन है। बिल्कुल। हमने पहले कंसाइनी की साइट पर निरीक्षण की बात की थी। क्या ये प्रक्रिया प्री डिस्पैच जैसी ही है? हाँ, काफी हद तक समान है। ये काम तकनीकी विभाग या जो उपयोग करता है उसके अधिकृत प्रतिनिधि करते हैं। संतोषजनक पाए जाने पर माल को चिन्हित या सील किया जाता है ताकि बाद में पहचान हो सके। और अगर सही न पाया गया तो? अगर माल मानकों पर खरा नहीं उतरता तो तुरंत अस्वीकृति नोट मतलब रिजेक्शन नोट जारी किया जाता है। प्रक्रिया वही है, पारदर्शिता और दस्तावेजीकरण। और अगर कुछ विशेष परीक्षणों की जरूरत पड़े, जैसे कोई खास लैब टेस्ट जिनके लिए शायद साइट पर सुविधा ना हो? हाँ, ऐसी स्थिति में बाहरी प्रयोगशालाओं मतलब आउटसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरीज का सहारा लिया जाता है। अच्छा। स्रोत बताता है कि टाइप टेस्ट, स्वीकृति परीक्षण या अन्य विशेष परीक्षणों के लिए अक्सर NABL
NABL। हाँ, NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड। इनकी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को प्राथमिकता दी जाती है। और इसका खर्च कौन उठाता है, लैब टेस्ट का? ये अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करता है। अगर परीक्षण सप्लायर की लागत पर होना है और उसके पास खुद की व्यवस्था नहीं है, तो नमूने भेजने और परीक्षण शुल्क जमा करने की जिम्मेदारी उसी की होगी। ठीक है। अगर खरीदार की लागत पर है तो खरीदार व्यवस्था करेगा। यहाँ भी पारदर्शिता जरूरी है। अब आते हैं नमूनों पर, सैंपल्स पर। निरीक्षण और परीक्षण के लिए कितने नमूने लिए जाते हैं? क्या इसका कोई तय नियम है? देखिए, आदर्श रूप से तो ये स्पेसिफिकेशंस या विभागीय निर्देशों में लिखा होना चाहिए कि किसी लॉट या बैच से कितने नमूने लेने हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, तो निरीक्षण करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी ये तय करते हैं कि कितना नमूना लेना पर्याप्त होगा। ये उनके अनुभव और माल की प्रकृति पर निर्भर करता है। और अगर नमूनों में कुछ छोटी मोटी कमियां निकलती हैं, तो क्या माल सीधे खारिज कर दिया जाता है? जरूरी नहीं। अगर कमियां ऐसी हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, मतलब रेक्टिफाइबल नेचर की हैं, तो सप्लायर को एक मौका दिया जा सकता है। अच्छा। हाँ, उन्हें एक तय समय सीमा के भीतर उन कमियों को दूर करके माल को दोबारा निरीक्षण के लिए पेश करने को कहा जा सकता है। ये सीधे तौर पर खारिज करने से पहले सुधार का एक अवसर देता है। ये व्यावहारिक भी है। स्रोत में प्रतिनिधि नमूने यानी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स का भी जिक्र है। ये कब महत्वपूर्ण हो जाते हैं? ये तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब गुणवत्ता के कुछ पहलू ऐसे हों जिन्हें सिर्फ लिख के बयां करना मुश्किल हो। जैसे किसी कपड़े का एहसास, मतलब फील, या उसकी फिनिशिंग, रंगत यानी शेड, कारीगरी यानी वर्कमैनशिप, या कोई खास पैटर्न जिन्हें मापा नहीं जा सकता। हाँ, जिन्हें स्पेसिफिकेशंस में शायद मापा ना जा सके, लेकिन वे अनुबंध का हिस्सा होते हैं। ऐसे मामलों में एक स्वीकृत नमूना, जैसे मानक नमूना या टेंडर के साथ दिया गया नमूना या पहले भेजा गया अग्रिम नमूना, उसको आधार बनाया जाता है। तो इन नमूनों का क्या किया जाता है? इन्हें संभाल कर रखते हैं? बिल्कुल। इन स्वीकृत नमूनों को बहुत सावधानी से सील करके रखा जाता है, अक्सर एक समर्पित सैंपल रूम में। सैंपल रूम? हाँ, एक अलग कमरा, इनका बाकायदा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और समय समय पर इनका भौतिक सत्यापन भी होता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे सही सलामत हैं। इसके लिए एक प्रभारी अधिकारी भी होता है। ये पूरी व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि अलग अलग समय पर या अलग अलग बैच में जो माल सप्लाई हो रहा है, उसमें एकरूपता बनी रहे। ये गुणवत्ता नियंत्रण का एक अहम हिस्सा है। क्या कभी ऐसा भी होता है कि प्री डिस्पैच निरीक्षण किया ही ना जाए, खासकर अगर माल विदेश से मंगाया जा रहा हो, मतलब इंपोर्ट हो रहा हो? हाँ, ऐसा हो सकता है, खासकर आयात के मामलों में, क्योंकि सप्लायर के देश जाकर निरीक्षण करने में काफी खर्च आ सकता है। सही बात है। ऐसी स्थिति में खरीदार ये फैसला ले सकता है कि वो सप्लायर की अपनी आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट, मतलब इन हाउस इंस्पेक्शन रिपोर्ट और वारंटी पर भरोसा करेगा। लेकिन ये तो रिस्की नहीं है? ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। माल की प्रकृति क्या है, उसकी लागत कितनी है, सप्लायर की साख कैसी है, इन सब बातों पर विचार करने के बाद ही प्री डिस्पैच निरीक्षण को छोड़ा जा सकता है। ये लागत और जोखिम के बीच संतुलन बनाने का मामला है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर प्री डिस्पैच में माल पास हो भी गया, तो क्या खरीदार उसे बाद में अस्वीकार कर सकता है? मतलब अंतिम फैसला किसका होता है? अंतिम फैसला हमेशा खरीदार का होता है। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि खरीदार के पास माल प्राप्ति स्थल पर अंतिम निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार करने का अधिकार, यानी परचेजर्स राइट ऑफ रिजेक्शन, सुरक्षित रहता है। भले ही प्री डिस्पैच में मंजूरी मिल गई हो। हाँ, भले ही प्री डिस्पैच में से मंजूरी मिल गई हो, लेकिन यह जरूरी है कि अस्वीकृति अनुबंध की शर्तों के दायरे में ही हो। अंतिम निरीक्षण के दौरान कोई नई शर्त नहीं जोड़ी जानी चाहिए। और वारंटी का क्या? अगर माल स्वीकार कर लिया गया लेकिन वारंटी अवधि में कोई खराबी निकल आई तब? स्वीकृति का मतलब ये नहीं है कि वारंटी खत्म हो गई। अगर वारंटी अवधि के दौरान माल में कोई छिपा हुआ दोष, मतलब लेटेंट डिफेक्ट, पाया जाता है या वो प्रदर्शन मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो खरीदार उसे अनुबंध के वारंटी प्रावधानों, वारंटी प्रोविजंस के तहत तब भी अस्वीकार कर सकता है या सुधार की मांग कर सकता है। अच्छा, तो खरीदार के अधिकार काफी हद तक सुरक्षित रखे गए हैं। अब एक और जटिल स्थिति पर आते हैं। मान लीजिए माल को अंतिम निरीक्षण में अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन सप्लायर इस फैसले से सहमत नहीं है। वो कहता है कि नहीं जी, माल तो सही है। तब क्या होता है? क्या कोई विवाद समाधान प्रक्रिया है? हाँ, इसके लिए एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसे
संयुक्त जांच मतलब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। हाँ, अगर सप्लायर माल की गुणवत्ता को लेकर शिकायत करता है या अस्वीकृति को चुनौती देता है तो एक टीम बनाई जाती है जो मामले की मिलकर जांच करती है। इस टीम में कौन कौन शामिल होता है? ये काफी जटिल लगता है। इसमें सभी संबंधित पक्ष शामिल होते हैं। खरीद करने वाले संगठन का प्रतिनिधि, माल इस्तेमाल करने वाले यानी कंसाइनी को प्रतिनिधि, निरीक्षण करने वाली एजेंसी का प्रतिनिधि और खुद सप्लायर का प्रतिनिधि, यानी सब लोग। हाँ, ताकि ये सुनिश्चित हो कि सभी के दृष्टिकोण को सुना जाए। आप इसे एक तरह की तकनीकी पंचायत समझ सकती हैं। और इसकी प्रक्रिया क्या होती है? ये एक काफी सख्त प्रक्रिया है। पहले शिकायत का मूल्यांकन किया जाता है, फिर यह पुष्टि की जाती है कि माल पर निरीक्षण के निशान जैसे मुहर, सील वगैरह सही हैं या नहीं। सप्लायर को औपचारिक रूप से संयुक्त जांच के इरादे, समय, तारीख और स्थान के बारे में सूचित किया जाता है और यह भी बताया जाता है कि अगर उनका प्रतिनिधि शामिल नहीं होता है तो जांच एक तरफा भी की जा सकती है। अच्छा। फिर कंसाइनी के पास जो भी परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका उपयोग किया जाता है। अगर जरूरत हो तो फिर से बाहरी NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में पुष्टिकरण परीक्षण के लिए नमूने लिए जाते हैं। फिर से NABL लैब। जरूरत पड़ने पर परीक्षण की प्रगति पर नजर रखी जाती है और रिपोर्ट आने के बाद जांच दल फिर से मिलता है और अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करता है। ये पूरी जांच रिपोर्ट एक निर्धारित प्रारूप एनेक्स्चर 29 में होती है, जिस पर जांच में शामिल सभी लोगों के हस्ताक्षर होते हैं और इसे खरीदार को भेजा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दस्तावेजीकरण और निष्पक्षता पर बहुत जोर दिया गया है। और अगर जांच में पाया जाता है कि माल में मामूली कमियां हैं, जैसा पहले बात हुई थी, अगर जांच दल पाता है कि माल में मामूली कमियां या विचलन हैं, लेकिन वो अन्यथा स्वीकार करने योग्य है, तो वो कीमत में कुछ कमी मतलब रिडक्शन इन प्राइस के साथ उसे स्वीकार करने की सिफारिश कर सकता है। तो यहाँ भी व्यवहारिक समाधान खोजने की कोशिश की जाती है। तो हमने इस पूरी प्रक्रिया की कई परतों को देखा। इसका निचोड़ क्या निकलता है? ये सब क्या दर्शाता है? देखिए, ये पूरी व्यवस्था दर्शाती है कि बड़ी खरीद प्रक्रियाओं में, चाहे वो सरकारी हो या बड़ी कंपनियों की, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और अनुबंध का पालन करवाने के लिए कितना व्यापक और विस्तृत सिस्टम बनाया गया है। ये सिर्फ एक सरसरी निगाह डालना नहीं है, बल्कि ये एक बहुस्तरीय, दस्तावेजों पर आधारित और नियमों में बंधी प्रणाली है। और ये सब क्यों है? जोखिम को कम करने और पैसे का सही मूल्य दिलाने के लिए। हाँ, ये तो साफ है कि ये प्रक्रिया कठोर जांच की जरूरत और कामकाज की दक्षता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। ये सप्लायरों के लिए भी एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करती है ना? और साथ ही खरीदार के हितों की भी रक्षा करती है। बिल्कुल। प्रारंभिक जांच से लेकर विवादों के निपटारे तक हर पहलू को कवर करने का प्रयास किया गया इसमें। हाँ, बिल्कुल। इसमें देर से डिलीवरी से लेकर वारंटी तक के मुद्दों को संभालने के प्रावधान भी शामिल हैं। ये एक जटिल लेकिन आप कह सकती हैं एक जरूरी प्रक्रिया है। ठीक है, अब जब हमने इस प्रक्रिया की जटिलताओं और परतों को समझ लिया है, तो चलिए अपने श्रोताओं को अंत में सोचने के लिए एक विचार देते हैं। निश्चित रूप से इस पूरी प्रक्रिया में लगने वाले समय, प्रयास और लागत को देखते हुए, खासकर जब अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर या बहुत ज्यादा तकनीकी उपकरण शामिल हों, तो सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में उभरती हुई तकनीकें जैसे रिमोट सेंसिंग है या AI आधारित गुणवत्ता नियंत्रण है या सप्लाई चेन में पारदर्शिता लाने के लिए ब्लॉकचेन, क्या ये तकनीकें इन पारंपरिक निरीक्षण प्रक्रियाओं को बदल सकती हैं? क्या ये इन्हें ज्यादा कारगर या सुव्यवस्थित बना सकती हैं? ये दिलचस्प सवाल है। और साथ ही ये सोचना भी जरूरी है कि ये नई तकनीकें अपने साथ कौन सी नई चुनौतियां ला सकती हैं, ऐसी चुनौतियां जिनकी हमें आज शायद कल्पना भी ना हो।